क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 32 की ही तरह है, बट क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा लेंदी है। आपका क्वेश्चन नंबर 33 में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी इंट्रोड्यूस टू स्कीम। म्यूचुअल फंड कंपनी दो स्कीम इंट्रोड्यूस कर रही है। पहला तो है डिविडेंड प्लान और दूसरा है बोनस प्लान। डिविडेंड प्लान को प्लान डी कहा गया है, बोनस प्लान को प्लान बी कहा गया है। द फेस वैल्यू ऑफ द यूनिट की फेस वैल्यू 10 रुपये है। 1/4/2005 को मिस्टर के इन्वेस्ट 2 लाख। मिस्टर के ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे इन प्लान डी एंड प्लान बी। व्हेन द एनएवी, जब उसकी एनएवी कितनी थी, उसकी एनएवी 38.20 और 35.60 रिस्पेक्टिवली। बोथ द प्लान वर मैच्योर्ड ऑन 31 मार्च 2010 को दोनों प्लान मैच्योर्ड हो गए। तो मैच्योर्ड होगा तो कौन सी वैल्यू लोगे आप? एनएवी जो इस डेट को एनएवी है वो आप ये ले लोगे। तो पर्टिकुलर्स ऑफ डिविडेंड एंड बोनस डिक्लेयर ओवर द पीरियड आर एज फॉलो। जैसे जैसे जिस जिस डेट को डिविडेंड या बोनस दिया गया है वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी डेट यहाँ पर है गाइस। डिविडेंड जिस ईयर में दिया गया है उसके पर्टिकुलरली रिस्पेक्टिवली वही डिविडेंड लिखा है। बोनस जिस ईयर में दिया गया है वहाँ बोनस लिखा है। और दोनों के रिस्पेक्ट में जिस ईयर में जितना दिया गया है उसकी एनएवी लिखी है। गाइस ये एनएवी क्यों दी गई है? क्योंकि आप कंपनी जब भी डिविडेंड देती है या बोनस देती है तो आप वो अमाउंट दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हो। तो री इन्वेस्ट कब करोगे? उस डेट की एनएवी पे ही तो री इन्वेस्ट करोगे। तो इसलिए क्वेश्चन ने एनएवी की इंफॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द इफेक्टिव यील्ड पर एनम इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क। बेसिकली ये पूछा गया कि मिस्टर के को कितना फायदा हुआ, अर्निंग हुआ या नहीं हुआ, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए मिस्टर के ने 2 लाख रुपए लगाए। प्लान डी की बात करते हैं। तो प्लान डी में 2 लाख रुपए लगाए और 38.2 रुपीज़ का उसने यूनिट खरीदा। तो उसके पास कितने यूनिट आ गए? 1/4/2005 को उसके पास 5,235.60 यूनिट्स आ गए मिस्टर के पास। ओके जी। मिस्टर के को पहला हमारा प्लान डिविडेंड प्लान है। तो डिविडेंड का कितना मिला? 10% डिविडेंड मिला। और डिविडेंड किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे मिलता है। तो 30/9/2005 को मिस्टर के पास 5,235.60 यूनिट थे। डिविडेंड का परसेंटेज 10 था। अब इस यूनिट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे और उसका 10% करोगे तो आपका जो बोनस आएगा अमाउंट में वो आएगा 5,235.60। और ये इसके इस कुछ इस पॉइंट में तो सेम आ गया है, बट आगे आने वाले उसमें सेम नहीं होगा, ऐसे कोई वो गारंटी नहीं है। सो गाइस यहाँ पे आपका यूनिट जो है 5,235.60, तो इनका अमाउंट है ये, यहाँ पे ये यूनिट है बट ये अमाउंट में है। अब जितना अमाउंट बोन एज अ डिविडेंड मिलता है उतना ये री इन्वेस्ट कर देते। तो री इन्वेस्ट के लिए इस डेट में एनवी कितनी है प्लान डी की? 39.10। तो 39.10 का रेट है, आपके पास इतना अमाउंट है तो आपने 133.90 का यूनिट और खरीद लिए। तो आपके पास टोटल यूनिट कितने हो गए? 5,369.50 टोटल यूनिट्स हो गए। फिर इसके बाद आपको डिविडेंड कब मिला? 31 मार्च 2007 को मिला। तो 31 मार्च 2007 में आ जाते हैं। आपके पास उस दिन तक के लिए नंबर ऑफ यूनिट थे 5,369.50 और आपको जो डिविडेंड मिला वो 15% मिला। ठीक है गाइस। तो 5,369.50 का मल्टीप्लीकेशन तो पहले फेस वैल्यू 10 रुपये से करेंगे और उसका 15% निकालेंगे तो आपको अमाउंट पता चल जाएगा कि हाँ आपको 8,054.25 मिल जाएंगे। और उस दिन का एनएवी कितना है? 44.20। तो ये अमाउंट 44.20 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि और कितने नए यूनिट्स आपको मिलेंगे। तो 182.22 नए यूनिट्स मिस्टर के को मिलेंगे। सो मिस्टर के टोटल यूनिट हो जाएंगे 5551.72। नेक्स्ट डिविडेंड की डेट देखते हैं गाइस। तो नेक्स्ट डिविडेंड की डेट 15 सितंबर है जिसमें 13% का डिविडेंड मिला है। तो आपका 15 सितंबर 2008 को आपके पास ओपनिंग डिविडेंड इतना था और आपको 13% का डिविडेंड मिला है। तो ओपनिंग डिविडेंड में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और 13% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा अमाउंट 7217.24
और इसका एनएवी रेट चल रहा है उस टाइम का 45.05। तो 45.05 से डिवाइड कर देंगे, आपके नंबर ऑफ यूनिट 160.20 आ जाएंगे और आपकी क्लोजिंग नंबर ऑफ द यूनिट बढ़कर 5711.92 हो जाएंगे गाइस। अब अगले डिविडेंड की बात करते हैं, तो अगला डिविडेंड 27 मार्च 2009 को मिला। तो 27 मार्च 2009 पे आ जाते हैं गाइस, और यहाँ पर देखिए आपका जो टोटल यूनिट है वो 5711.92 है और डिविडेंड का रेट 16% का है डिविडेंड। सो 5711.92 में आप 10 रुपये की का मल्टीप्लिकेशन करके 16 से 16% निकालेंगे तो आपका 9139.07 आएगा, और उस समय का एनएवी रेट है आपका 44.80। तो आपके न्यू डिविडेंड हो जाएंगे 204 न्यू यूनिट्स हो जाएंगे, तो आपके टोटल यूनिट्स 5915.92 हो जाएंगे। और यही आपके 5915.92 यूनिट आपने क्या कर लिए 31 मार्च को एक तरीके से रिडीम कर लिए। तो उस टाइम मैच्योरिटी वैल्यू क्या थी आपकी एनएवी की, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी 5915.92 आपके पास डिविडेंड था और उस समय रेट चला था 40.40। तो आपके पास टोटल आपके यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट कितने का था 2 लाख का। तो आपको गेन कितना हुआ 39,003 रुपीज़ 17 पैसा का गेन हो गया। और इसी को इफेक्टिव हील्ड कैलकुलेट करेंगे तो 39,000 अपॉन में 2 लाख इंटू में 100 आपको 3.90 का रिटर्न मिला है डिविडेंड प्लान में। सो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन का पार्ट 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, जो कि डिविडेंड प्लान के बारे में कहता है। ऐसा ही सेम सॉल्यूशन हम बोनस प्लान में करेंगे। तो बोनस प्लान पे आते हैं गाइज। गाइज सबसे पहले मिस्टर के ने 2 लाख रुपए यहाँ पे भी लगाए और 35.60 का रेट चल रहा था उस टाइम। ये 35.60 का रेट चल रहा था, तो उसने यूनिट कितने खरीद लिए 5617.98 के यूनिट खरीद लिए। उस समय एनएवी कितनी थी उस पर रिस्पेक्ट में 53.60 की एनएवी थी। फिर अगला बोनस देखते हैं गाइस, तो 30 जून 2006 को मिला था, बोनस मिला था। तो जितना भी बोनस मिलेगा उसके पास यूनिट है और बोनस का रेशो 5:1 था, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो उसको बोनस में कितने यूनिट मिले 1123.60 के यूनिट मिले। तो हमने यहीं पे टोटल कर दिया कि हाँ उसके पास अब कितने टोटल यूनिट हो गए 6741.58। हो सकता है तो इसके लिए आप एक एक्स्ट्रा इस वाली फिगर के लिए आप एक्स्ट्रा कॉलम भी इसमें बना सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका क्लोजिंग नंबर ऑफ द यूनिट हो जाएगा और उस समय एनएवी चल रही है आपकी 36.25। फिर 30/10/2008 को फिर बोनस मिलता है, वो 8:1 का है, 8:1 का है। 5:1 का था, 8:1 का, अब 10:1 का है। तो 8 के बदले में एक बोनस मिल रहा है, तो आपका 842.70 का यूनिट हो जाएगा। तो आपके टोटल नंबर ऑफ यूनिट 75। अब याद रखना गाइस, ये हम टोटल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जितने लास्ट बोनस थे उसी के ऊपर बोनस मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि ओपनिंग वैल्यू पे बोनस मिलेगा। सो इसलिए हम यहाँ पे इनका टोटल वैल्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल यूनिट्स आ गए, ये यहाँ पे आ जाएंगे। आपको 8 के हिसाब से 8 शेयर के बदले में एक बोनस मिल जाएगा, तो आपके टोटल बोनस हो गए 7584.28 और उस समय एनएवी का रेट था 38.30। फिर 11/4/2009 को बोनस मिला 10 के बदले में एक, तो आपके पास 7584.43 का बोनस आ गया और आपके टोटल नंबर ऑफ द यूनिट हो गए 8342.71। और ये जो 7584.28 है ये आपका यहाँ से टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स आए हैं। तो उस समय एनएवी का रेट था 39.90। तो अब आप समझ लीजिए कि गाइज आपके पास टोटल जो बोनस है खरीदते टाइम तो 5617.98 थे, लेकिन अभी बेचते टाइम आपके पास यूनिट बढ़कर कितने हो गए 8342.71। तो गाइज 8342.71 के जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 39.70 है। ये हम देख लेते हैं, ये रहा आपका 39.70। सो इससे गाइज आपका इसका मल्टीप्लीकेशन आपका टोटल जो यूनिट्स की वैल्यू है वो 331205.59 है, जबकि इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख की थी। तो आपको जो गेन हुआ है गाइस वो 131205.59 का गेन हुआ है। अगर आप इफेक्टिव हील्ड निकालना चाहेंगे तो 131205.59 अपॉन में 2 लाख इंटू में 1 अपॉन में 5 इंटू में 100। अब ये आपने इफेक्टिव हील्ड ये 1 अपॉन में 5 यहाँ पे क्यों किया है, यहाँ पे मैं बताना थोड़ा स्किप रह गया था। सो गाइस आपका ये यहाँ पे 15 है, ये स्किप ही हो गया पूरा। ये 5 क्यों किया है, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप देखो
तो इन्वेस्टमेंट की डेट क्या थी 1/4/5 और सेल की डेट क्या है 31/3/2010। तो यहाँ पर 5 ईयर्स हो गए आपको इन्वेस्टमेंट रखे हुए और आपको इफेक्टिव हेल्ड 5 ईयर की नहीं पर ईच ईयर की बनानी है, तो इसे इसलिए 5 से डिवाइड किया। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो वहाँ पर ये जो पीरियड था ये मंथ में आया था 124 मंथ, तो 124 मंथ से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो गाइज यहाँ पे ईयर दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने 5 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर पीरियड आपका मंथ्स में होता तो यहाँ उतने मंथ्स डिवाइड करके यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देते। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 अच्छा क्वेश्चन है और जस्ट लाइक 32 की ही तरह है। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 31 के ही सेम पैटर्न पे बना हुआ है। आइए करते हैं इसे। अ म्यूचुअल फंड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख यूनिट्स ऑफ रुपीज 10 ईच on January 1st 2008 no entry load was charged, it was made the following investment। देखो एक म्यूचुअल फंड ने यूनिट इशू करे, 10 लाख के यूनिट इशू करे और 10 रुपए का एक यूनिट था तो 1 करोड़ रुपए इन्होंने इशू कर ली कैश बैलेंस। सो गाइस यहाँ पे आपका ये तो आ गया कि इनके पास 1 करोड़ रुपए आ गए। ओके जी, और इन 1 करोड़ रुपए में से इन्होंने क्या करा, खर्चे कर दिए। खर्चे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं जी। तो इन्वेस्टमेंट किस किस में किया, 50,000 के तो इक्विटी शेयर ले ली जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये थी और 160 रुपये में ले ली, 80 लाख रुपए यहाँ लग गए। 7 लाख रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली, 8 लाख रुपए यहाँ खर्च हो गए। 9% के डिवेंचर ले लिए, 5 लाख रुपए यहाँ लग गए और 10% के वाले डिवेंचर ले लिए लिस्टेड, उसमें 5 लाख और लग गए। तो टोटल 98 लाख रुपीज लग गए। अगर मैं कैश फ्लो को कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो, तो इसमें देखिए कि कैश बैलेंस कितना बचा, 2 लाख बचा। देखो 1 करोड़ तो यूनिट इशू करने के बाद आ गया था, अगर मैं 100 लैक्स कहूँ, और ये 98 लैक्स इनका खर्च हो गया तो 2 लाख रुपए बच गए। ओके गाइस, अब कहता है फर्दर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ 12 लाख वर रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर। आपने जो इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड ने खरीदे थे 80 लाख के, इस पे 12 लाख का है, 2 लाख का नहीं, 12 लाख का डिविडेंड रिसीव किया। तो आपके पास कैश फ्लो कितना आ गया, कैश इनफ्लो कितना हो गया, 12 लाख का हो गया। उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन है इंटरेस्ट ऑन ऑल द टाइप ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी वर रिसीव्ड एज एंड व्हेन ड्यू। जितने भी डेप्ट सिक्योरिटी है उस पे आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट पहले 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कितना मिला आपको, 7% के हिसाब से 56,000 मिल गया। 9% डिवेंचर पे आपको 5 लाख पे 9% के हिसाब से मिल गया और अगले पे 5 लाख पे 10% के हिसाब से 50,000 का आपको इंटरेस्ट मिल गया। तो गाइज ये तो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, ये 15,51,000 का आपका ये अमाउंट हो गया। क्वेश्चन की में फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन है एट द एंड ऑफ द इक्विटी शेयर एट द at the end of the year equity share and 10% डिवेंचर आर कोटेड एट, देखो इक्विटी शेयर इसकी बात कर रहा है और 10% डिवेंचर इसकी बात कर रहा है, आर कोटेड एट 175% एंड 90%। सबसे पहले तो ये देखो कि ये डिवेंचर 90% का हो गया। डेट मीन्स कि आपके पास जो डिवेंचर 5 लाख के थे, 5 लाख रुपए के थे, वो 90% के हो गए, मतलब उनकी वैल्यू हो गई 4,50,000 रुपए। ओके गाइज, और ये जो इक्विटी शेयर कोट कर रहा है ये फेस वैल्यू का 175% है। आप इसका 175% मत कर देना, ये फेस वैल्यू का 175% है, मतलब अब इक्विटी शेयर की वैल्यू 175 रुपये हो गई। पहले आपने खरीदी 160 में थी, अब कितनी हो गई 175। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्विटी शेयर है 50 लाख के, ये 50 लाख के इक्विटी शेयर है एट द रेट 175% की कीमत होगी तो 87,50,000 के आपके इक्विटी शेयर हो गए, जबकि आपने खरीदे कितने के थे, खरीदे थे 80 लाख के। ओके गाइस, तो ये दो इन्फॉर्मेशन से ये हो गया। अदर इन्वेस्टमेंट एट पार मीन्स कि आपके पास जो 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी और 9% डिवेंचर थे वो सेम वैल्यू पे रहेंगे। तो यहाँ पर देख लो 8 लाख रुपए आपका 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई और आपके पास जो डिवेंचर थे अनलिस्टेड कंपनी के 5 लाख वो एज इट इज रह गए। ठीक है गाइस, उसके बाद क्वेश्चन की फर्दर इंफॉर्मेशन है कि फाइंड आउट
द नेट एसेट वैल्यू निकालना है पर यूनिट गिवन द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इन सब चीज़ों को म्यूचुअल फंड ने ऑपरेट करा, पेड ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख। तो उनका खर्चा कितना हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5 लाख का, तो 5 लाख रुपए का आउटफ्लो हो गया। तो जितना भी कैश इनफ्लो आया था उसमें से आउटफ्लो माइनस कर दो, आपका कैश बैलेंस बच जाएगा 10,51,000 का आपका कैश बैलेंस बच गया। इस 10,51,000 को हम एनईवी की कैलकुलेशन में एसेट साइड में यहाँ ले जाएंगे। ये आपका वर्किंग नोट 1 है। 10,51,000 आपके पास आ गया। बाकी के आपके पास जितने भी एसेट्स है इसकी कैलकुलेशन हो गई। तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ द एसेट्स आ गए, इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे, आपका एनएवी पर यूनिट 11 रुपीज 55 पैसा आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और बहुत इजीली कैलकुलेशन से हो गई। सेकंड रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट एनएवी if the mutual fund had distribute a dividend 0.8 per unit। अगर म्यूचुअल फंड ने जो डिविडेंड कमाया था उसमें से अपने यूनिट होल्डर को डिविडेंड इश्यू कर दिया, डिविडेंड दे दिया, तो कितने यूनिट होल्डर है, 10 लाख यूनिट होल्डर है, क्योंकि 10 लाख इशू करे थे ना। नंबर ऑफ द शेयर तो 10, नंबर ऑफ द यूनिट 10 लाख करे थे और एक यूनिट पे 0.80 दिया, तो 8 लाख का खर्चा हो गया। तो यहाँ पे कैश बैलेंस जो भी है कह लो या फिर टोटल कह लो कि आपके पास जो भी टोटल एसेट्स है वो 8 लाख से कम हो जाएगी। तो आपके पास जो टोटल एसेट्स थी यहाँ पर, आप इसको 1,15,51,000 को 2 लाख से कम कर दो, या फिर ये जो 10,51,000 है इसको 2 लाख से कम कर दो और फिर टोटल कर लो, बात एक ही होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो बैलेंस बचा है, टोटल एसेट बचा, वो 1,75,00,000 के ही बचे। ये आपका 10751,000 के बचे, जिसमें नंबर ऑफ यूनिट आपके 10 लाख के हैं। तो आपकी जो एनएवी है वो अब सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये 75 पैसे की बनी, जबकि आपकी एनएवी कितने की आई थी गाइज, 11 रुपये 55 पैसे की। सो गाइज यहाँ पर हुआ क्या कि आपके पास जितना भी अमाउंट था, आपके पास अमाउंट था 1,51,00,000। अगर इसमें से 8 लाख दे दोगे तो 1,15,51,000 रुपए थे। ये इसमें से 8 लाख रुपए दे दोगे तो आपके पास 1,07,00,000 बचेगा और 51,000। ठीक है गाइस, 1,07,51,000 बचेगा और इसको नंबर ऑफ यूनिट आपके 10 लाख है, तो एनएवी आपकी 10.75 आ गई। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 34 कहूँ तो ये आसान है। क्वेश्चन नंबर जैसे 31 का के ही फॉर्मेट बेस पे है, इसे एक बार देख भी लेंगे तो ये आपका क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसमें हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पे हमारा पे आते हैं दोस्तों। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन the NAV of a regular income scheme ऑन पर यूनिट बेसिस। आपको एनएवी डिसाइड करना है इस म्यूचुअल फंड का, जिसमें म्यूचुअल फंड ने क्या किया है कि कुछ तो इसके पास लिस्टेड इक्विटी शेयर है, और लिस्टेड इक्विटी शेयर इन्होंने एक्सक्लूडिंग डिविडेंड कितने के हैं इनके पास लिस्टेड इक्विटी शेयर, तो सर इनके पास 20 करोड़ के लिक्विड इक्विटी शेयर है। अब इसके रिलेटेड नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। The listed share were purchased when index was 1000 and present index was 2300। तो ये जो 20 करोड़ के जब आपने शेयर खरीदे थे तब इंडेक्स 1000 का था, आज इंडेक्स कितने का हो, 2300 का हो गया। तो 2300 के इंडेक्स पे हम इस 20 करोड़ के इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 46 करोड़। कैश इन हैंड, म्यूचुअल फंड के पास कैश इन हैंड 1.2 करोड़, तो 1.23 करोड़ था, वो जो का त्यों आपका 1.2 करोड़ है। बॉन्ड एंड डिवेंचर एट कॉस्ट की बात करते हैं। सो गाइस बॉन्ड एंड डिवेंचर आपके कितने के 4.3 करोड़ के हैं, जिसमें से ऑफ दीज बॉन्ड नॉट लिस्टेड एंड कोट, ये तो हो गए आपके लिस्टेड वाले। इसमें से जो नॉन लिस्टेड है वो है आपके 1 करोड़ के। ठीक है गाइस, और इसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, देयर हैज बीन अ डिम्यूनिशन, मतलब डेप्रिशिएट हो गई है 20% इन अनलिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर्स। जो भी बॉन्ड एंड डिवेंचर हैं वो आपके 20% से कम हो गए। तो कितने के बॉन्ड एंड डिवेंचर थे जो कि नॉन लिस्टेड थे, वो 1 करोड़ के थे सर। तो अब कितने के हो गए, 80 लाख के हो गए, 20% कम हो गया। अब जो लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर जो बचे यहाँ पे 4.3 करोड़ में से 1 करोड़ तो नॉन लिस्टेड थे, तो 3.3 करोड़ बॉन्ड बचे जिनकी वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर एट एनएवी इज 8 करोड़। तो जो अदर लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर है वो कितने के बचे गाइस, 8 करोड़ के। तो यहाँ हमने 8 करोड़ के ये लिख दिए। ठीक है गाइस, तो ये इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद है अदर फिक्स एसेट्स।
अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी एट कॉस्ट। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी कितनी की आपकी 4.5 करोड़ की है, और जब में लिखा हुआ है कि करंट रियलाइज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ऑफ द फेस वैल्यू कितने की है 100 की है, और आज की वैल्यू कितने की है 106.5 की। तो गाइज इस 4.5 करोड़ को 100 से डिवाइड करके 106.5 कर देते, बट यहाँ ये जो एक इंफॉर्मेशन दे दी ना, ये इस लाइन ने उस इंफॉर्मेशन को ओवर रूल कर दिया। अदर फिक्स एसेट इंटरेस्ट सिक्योरिटी आर एट कॉस्ट। जो आपकी ये अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी है वो तो इस इंफॉर्मेशन से बढ़ जाती, बट इसने कह दिया कि एट कॉस्ट ही रहेगी। तो आपकी जो अदर फिक्स्ड कॉस्ट है, अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, वो 4.5 करोड़ रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे। ठीक है गाइस, तो इस इंफॉर्मेशन की कोई भी ऐसे सच वैल्यू नहीं रही, क्योंकि आपका ये इंफॉर्मेशन ने इस इंफॉर्मेशन को ओवररूल कर दिया। डिविडेंड एक्रूड का मतलब हुआ कि म्यूचुअल फंड को इतने डिविडेंड लेने हैं, तो ये इनके लिए एसेट्स है, तो डिविडेंड एक्रूड आपका 0.80 का। अब अमाउंट पेबल ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपका अमाउंट पेबल लायबिलिटी आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर एक्रूड आपको कुछ एक्सपेंडिचर पे करने हैं, वो भी आपके लिए लायबिलिटीज हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा टोटल पूरा तो सारे के सारे एसेट्स ब्रीफ हो गए हैं, लायबिलिटी भी ब्रीफ हो गई है, हमारा नेट एसेट्स वैल्यू आ जाएगा, और इसको हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं गाइज इसमें, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 20 लाख के हैं, तो 20 लाख से इसे डिवाइड कर देंगे, आपका 271.30 NAV पर यूनिट आ जाएगा। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस ये वाला जो पॉइंट है अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी एट कॉस्ट, इसके लिए ये वाली लाइन रेलिवेंट है, ना कि आपकी ये वाली लाइन। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 कैसे कहता है, क्वेश्चन नंबर देखो गाइस 36 35 के पैटर्न पे है, लगभग 80% तो आपको सेम ही मिलेगा, थोड़ा सा वेरिएंस है उसे हम समझ लेंगे। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट एनएवी ऑन पर यूनिट बेसिस ऑफ अ रेगुलर इनकम स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। इसमें भी आपको एनएवी निकालना है, तो एनएवी निकालने के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड में पहले उसकी वैल्यू निकाली जाती है कि टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है, उसमें से लायबिलिटी डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू होती है उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, आपकी एनएवी आ जाती है। तो गाइस सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है लिस्टेड इक्विटी शेयर की बात करी गई है, जो कि 40 करोड़ के हैं, और इसके रिगार्डिंग जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऑल द लिस्टेड इक्विटी शेयर वर परचेज एट द टाइम व्हेन द मार्केट पोर्टफोलियो जो इंडेक्स था वो 12,500 का था ऑन एनएवी डेट, एंड द मार्केट पोर्टफोलियो इंडेक्स इज 19,975, आज 19,975 का हो गया। तो ये 40 करोड़ इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, 40 करोड़ है, पहले 12,500 तक का था, आज 19,975 आप इसकी वैल्यू रह गई है। तो ये आपका 63.92 करोड़ की इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। कैश आपका गाइस 2.76 करोड़ का रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब यहाँ जाते हैं बॉन्ड एंड डिवेंचर। देखो गाइस बॉन्ड एंड डिवेंचर एट कॉस्ट ऑफ दीज बॉन्ड नॉट लिस्टेड एंड नॉट कोटेड। तो इसमें से जो लिस्टेड और नॉट कोटेड मतलब बॉन्ड जो लिस्टेड नहीं है वो आपके 2.5 करोड़ के, और लिस्टेड बॉन्ड के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, देयर हैज बीन डिम्यूशन ऑफ 15% ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर। जो भी अनलिस्टेड बॉन्ड है उसमें 15% का क्या आ गया, गिरावट आ गई है। तो आपके ये जो 2 करोड़ के अनलिमिटेड 2.50 करोड़ के अनलिस्टेड बॉन्ड है, इसमें से आपके 15% तो कम हो गए, तो कितने के बचे आपके नॉन लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर 2.125 करोड़ के। बाकी जो आपके लिस्टेड बॉन्ड है वो है आपके लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर के लिए क्या कह रहा है, कैरिंग वैल्यू जो लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर की कैरिंग वैल्यू 7.5। गाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं करोड़ में बोल रहा हूँ, वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लैक्स में है, सो यहाँ पे लैक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर्स कैरिंग वैल्यू कितनी बोल रहा है, 7.5 लैक्स। जो रिमेनिंग आपके बॉन्ड एंड डिवेंचर रह गए हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 7.5 लैक्स लिस्टेड डिवेंचर बॉन्ड्स की, तो हम लिख देंगे 7.5 लैक्स। पिछले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट बॉन्ड वैल्यू दी हुई थी लिस्टेड बॉन्ड की, हमने वो लिख दी थी, इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट दी वो लिख दी।
अब यहाँ पे देखिए गाइस लिखा हुआ है अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी एट कॉस्ट 9.75 करोड़, और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, करंट रियलाइज वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज 100 रुपीज। हाँ, फेस वैल्यू 100 की है, लेकिन आज कितने में मिल रहा है, 96.50 में। तो इस 9.75 करोड़ को इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। बट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने इसे चेंज किया नहीं था, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिए लिखा हुआ था कि अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी को आपको एट कॉस्ट ही दिखाना है। बट यहाँ पे एज अ सच कुछ नहीं लिखा, इसलिए हम ये वाली लाइन का यूज़ करेंगे और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो आपका जो फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी है 9.75 करोड़ था, ये 100 से डिवाइड हो जाएगा और आज क्या वैल्यू रहेगी 96.50। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी की एग्जैक्ट वैल्यू 9.409 करोड़ हो गई है। ठीक है गाइस, तो ये आपका यहाँ तक हमारा डेट सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर रहती है। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन है डिविडेंड अक्रूड की। तो डिविडेंड अक्रूड आपका 1.95 करोड़ रहेगा। अमाउंट पेबल ऑन द शेयर 13.5 करोड़ और एक्सपेंडिचर अक्रूड 1.76 करोड़। ये दोनों आपके लिए लाइबिलिटीज हो गई। एसेट्स में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो स्किप हो गई हो, वो सारी हमने लिख दी है और यहाँ से सारे पॉइंट भी हमारे सॉल्व हो गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट्स टू 2.24 करोड़। अब देखो गाइस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 2.24 करोड़। अब ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है ये तो आपके कहीं ना कहीं कैश से लेस होने चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो भी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ये जो भी कैश है, ये आफ्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद आया है, इसलिए आपका एग्जैक्टली 2.76 करोड़ लैक्स है। अदरवाइज इसमें से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अमाउंट हम डिडक्ट कर देते, या फिर अगर ये लिखता कि पेड नहीं किया है तो हम इसे लाइबिलिटी में ऐड कर देते हैं। सो गाइज, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का भी इंफॉर्मेशन हमने कंसीडर कर लिया। बाकी क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं। आपकी नेट एसेट वैल्यू 72.364 आ जाएगी। नंबर ऑफ द यूनिट्स आपको पता ही है कि 2,75,000 है, तो एनएवी आपकी 26.3142 निकल कर आएगी। सो गाइज, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 भी कंप्लीट होता है और दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ऑन फर्स्ट अप्रैल को एन ओपन एंडेड स्कीम है, एक ओपन एंडेड स्कीम है ऑफ म्यूचुअल फंड की हैड 300 लाख यूनिट। कितने यूनिट है गाइस? 300 लाख यूनिट है, आउटस्टैंडिंग है विद द एनएबी। 1 अप्रैल को उस यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 18 रुपये 75 पैसे उस यूनिट्स की वैल्यू है। एट द एंड ऑफ द अप्रैल के एंड में इट इशू, इन्होंने फर्दर इशू करना है, कितना इशू करना है? 6 लाख यूनिट इशू करना है एट ओपनिंग एनएवी प्लस 2% एंट्री लोड एडजस्टेड फॉर द डिविडेंड इक्वलाइजेशन। अब ये जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो 6 लाख रुपए का ये जो इशू कर रहे हैं नए यूनिट, इसके अंदर ये यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन काम आएगी। देखो, इसके अंदर ये एनएवी तो लेंगे कि यूनिट तो एनएवी पे ही इशू करते हैं, प्लस इसमें 2% का ये एंट्री लोड लेंगे कि हाँ भैया एंट्री लोड 2% का, प्लस ये डिविडेंड इक्विलाइजर, जो डिविडेंड इक्वलाइजर है इसके भी, या इक्वलाइज कह लो या इक्वलाइजेशन, इसके भी पैसे ये जो यूनिट होल्डर है, जो यूनिट लेंगे उनसे पैसे चार्ज करेंगे। अब डिविडेंड इक्वलाइजर क्या होता है दोस्तों? जैसे कि ये 300 शेयर होल्डर है। अब देखो, अब ये जो नए 300 यूनिट होल्डर है, 300 लाख यूनिट होल्डर है, ये कब के यूनिट होल्डर है? 1 अप्रैल के यूनिट होल्डर है। अब देखिए गाइस, इन्होंने अप्रैल में इनकम कितनी कमाई? 22 रुपये 22 लाख 0.950 की इन्होंने इनकम कमाई।
ठीक है गाइस। अब ये इनकम इनको अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी तो अप्रैल एंड में तो इनके पास 6 लाख यूनिट होल्डर और ऐड हो गए, तो इन 6 लाखों को भी इसमें हिस्सा देना होगा। तो इसमें हिस्सा देने से पहले इनको जब हम अपना यूनिट होल्डर बना रहे हैं तो हमने जितनी इनकम कमाई है उसको हमें इनसे लेना होगा, दैट कॉल्ड डिविडेंड इक्विलाइजर। इससे क्या हो जाता है कि वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल समान हो जाती है कि हाँ 1 अप्रैल से 1 अप्रैल को 300 लाख यूनिट होल्डर थे और इन्होंने एक महीने में जितना अमाउंट कमाया उतना अमाउंट ये 6 लाख यूनिट होल्डर भी देंगे, तब जाके इन दोनों की वैल्यू सेम बैठेगी। अदरवाइज जाहिर सी बात है पुराने यूनिट होल्डर को इससे नुकसान होगा अगर नए यूनिट होल्डर बाद में जुड़े और उन्हें भी उतना ही डिविडेंड का अमाउंट मिल जाएगा जितना कि पुराने यूनिट होल्डर को मिल रहा है। इसलिए जब भी नए यूनिट होल्डर को बीच में नए ऐड किया जाता है तो उनसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन के रूप में कुछ अमाउंट लिया जाता है। ठीक है गाइज, तो ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन वो चीज है। अब देखिए गाइज यहाँ पे एनएवी तो हम लेंगे नए यूनिट होल्डर से, 2% का एंट्री लोड भी लेंगे और डिविडेंड इक्वलाइजर के रूप में भी कुछ पैसा लेंगे। अब वो कितना लेंगे मैं बता देता हूँ। देखो गाइज अप्रैल में आप नोटिस करो, अप्रैल में इन 300 लाख यूनिट होल्डर ने कितने रुपए कमाए, इन्होंने कमाए 22.950 लैक्स रुपीस कमाए। तो ये पर यूनिट इन्होंने कितना कमाया, तो आप यहाँ पे आ जाओ सॉल्यूशन में देखो 22.950 लैक्स इन्होंने कमाया 300 यूनिट होल्डर ने। तो एक यूनिट पे कितना कमाया, तो एक यूनिट पे कमाया इन्होंने 0.0765। तो ये 6 लाख यूनिट होल्डर से हर एक यूनिट होल्डर से ये 0.0765 का अमाउंट एज ए डिविडेंड इक्वलाइजर के रूप में लेंगे। सो गाइज ये हर एक यूनिट होल्डर से 0.0765 जब ले लेंगे तब 300 लाख यूनिट होल्डर और प्लस उसमें 600 लाख यूनिट होल्डर आपके बराबर हो जाएंगे। यही बात यहाँ की गई थी कि हाँ जो 6 लाख एट द ओपनिंग एनएवी पे तो देना ही देना है, ओपनिंग एनएवी पे प्लस 2% का एंट्री लोड प्लस 0.0765 का डिविडेंड इक्वलाइज अमाउंट भी इन 6 लाख यूनिट होल्डर से चार्ज करेंगे। ठीक है गाइज, ये बात यहाँ बोली गई थी। अब इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ। देखो गाइस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसने ये पूछा था कि इशू प्राइस क्या है अगर नए आप यूनिट होल्डर को ऐड करते हो। तो ओपनिंग एनएवी क्वेश्चन ने कहा था 2% का एंट्री लोड आप ऐड कर दीजिए 19.125 हो गया और डिविडेंड इक्वलाइज के रूप में 0.0765 का आपको इनकम लेनी पड़ेगी जो कि 300 यूनिट होल्डरों ने अप्रैल के मंथ में कमाया। तो ये आपको 19.2015 का यूनिट इशू करना पड़ेगा 6 लाख यूनिट होल्डर्स को। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट तो क्वेश्चन के पढ़ते ही खत्म हो गई है। क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द मई, अब ये मई एंड की बात कर रहे हैं, 3 लाख यूनिट्स वर रीपरचेज एट द, मतलब कंपनी म्यूचुअल फंड ने 3 लाख यूनिट्स को आपको रीपरचेज कर लिए एट द ओपनिंग एनएवी लेस 2% का एग्जिस्टिंग लोड और एडजस्ट फॉर डिविडेंड इक्वलाइजर। मींस कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप यूनिट इशू करते हो तो एनएवी प्लस एंट्री लोड प्लस डिविडेंड इक्वलाइज के रूप में अमाउंट लेते हो। यहाँ क्या करते हैं गाइस, जैसे ही आप ये वापस बेचते हो, उसे रीपरचेज करते हो अपने यूनिट को, तो आप एनएवी पे तो करते हो, इसमें 2% का एंट्री लोड लेस कर देते हो क्योंकि आप एंट्री लोड का खर्चा आप यूनिट होल्डर से लेते हो तो आप चाहोगे कि आपको जितना सस्ता पड़े, ये तो बात ठीक है। प्लस लेकिन यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजर ऐड होगा। ये क्यों ऐड होगा, क्योंकि जो यूनिट होल्डर बेच रहा है वो ये सोचेगा कि मैं इसे, ये जो डिविडेंड इक्वलाइजर का अमाउंट उसने कमाया है वो क्यों इसे बर्बाद करे, वो इसका भी चार्ज लेगा। किससे लेगा, फ्रॉम द म्यूचुअल फंड यूनिट से। तो इसलिए जब रीपरचेज प्राइस कैलकुलेट करोगे तो आपका ओपनिंग एनएवी है, क्वेश्चन ने कहा है कि ओपनिंग एनएवी लेना है और उसमें से एंट्री लोड आपका लेस होगा बट डिविडेंड इक्वलाइज आपका ऐड होगा ताकि इसमें यूनिट होल्डर को फायदा हो जाए, उन्होंने अभी तक जितना कमाया है। अब आप ये देखोगे गाइज कि
यूनिट होल्डर ने मई तक कितना, एक यूनिट पे कितना रुपए कमाए, तो ये देखो ये मई तक आ गया, इनकम की मई की इनकम हमने ऐड कर दी। और ये देखो कि यूनिट होल्डर ने एक यूनिट पे अब कितना कमाया है, तो यूनिट होल्डर ने एक यूनिट पे 0.1890 रुपीस कमाए हैं, इसलिए ये इसके रीपरचेज प्राइस में ये अमाउंट आपका ऐड होगा। तो गाइस हम थर्ड पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। थर्ड पॉइंट ये रहा गाइस, आपका ओपनिंग एनएवी आपको पता है, एंट्री एग्जिस्ट लोड आपका लेस होगा 2%। अब जो यूनिट होल्डर है वो तो आपको महंगा ही बेचना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि उनका ये 1.1890 जो उन्होंने अभी तक कमाया है वो उनका राइट बनता है लेने का, इसलिए ये 0.1890 का पॉइंट ऐड करके जो 18.564 है इतने का वो म्यूचुअल फंड को बेचेंगे कि हाँ हम तो एक यूनिट के बदले में 18.564 रुपीज चार्ज करेंगे, और जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है। सो गाइज यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। अब गाइज आप ये नोटिस करना कि यहाँ पर डिविडेंड इक्वलाइज इशू के भी केस में ऐड होता है, और यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइज अगर रीपरचेज कर रहे हो तो भी आपका डिविडेंड इक्वलाइज ऐड ही होता है। तो ये बात याद रखना, यहाँ गलती से लेस मत कर देना। और ये क्यों ऐड होता है ये मैंने बता दिया, क्योंकि जिसने कमाया है वो भी तो ये जो अमाउंट बेचेगा उसमें 1.1890 का अपनी कमाई ले जाएगा, वो क्यों छोड़ेगा अपनी कमाई, यूनिट होल्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड पे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है एट द एंड ऑफ द जून, जून का जब एंड आया तो 70% ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो जो भी इनकम अवेलेबल थी ना आपके पास, इसका 70% इन्होंने म्यूचुअल फंड ने बांट दिया यूनिट होल्डर को। लेकिन कब बांटा, जून में बांटा, जून में। और आप इनकम कब से कमा रहे हो, अप्रैल में कमाई, मई में कमाई और जून में कमाई। उसके बाद ये जो टोटल इनकम आई उसमें से आपने कितना 70% बांट दिया, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ठीक है जी, आपको हम ये निकाल लेते हैं कि अप्रैल से लेकर जून तक कंपनी ने कितना कमाया, उसमें से 70% अगर उसमें से 70% अगर डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिया तो उनके पास अब कितना बचा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेट है बट इजिली समझ में आ जाएगा। देखो गाइस, 300 लाख के यूनिट इशू करे थे और अप्रैल में कितनी कमाई हुई थी, अप्रैल में हुई थी 22.950 लाख की कमाई हुई थी। तो एक यूनिट पे कितनी कमाई हुई, 0.0765 की एक यूनिट पे कमाई हुई। अब अगर अप्रैल के बाद कोई नए यूनिट होल्डर हमारे साथ ऐड होना चाहते हैं तो उन्हें डिविडेंड इक्वलाइज के नाम पर 0.076 जितना हमने कमाया है अभी तक वो हमें देना होगा। तो 6 लाख यूनिट होल्डर ने हमें 0.0765 के तौर पे 45.4590 अमाउंट्स दे दिए। तो हमारी टोटल इनकम, क्योंकि आप जो डिविडेंड इक्वलाइज के रूप में जो पैसा लेते हो वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और जो आपने कमाया है वो तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही होता है। तो अप्रैल के एंड में आपके पास 306 लाख यूनिट होल्डर हो गए और आपकी टोटल कमाई 23.4090 हो गई, और पर यूनिट की कमाई आपकी चेंज नहीं हुई, क्योंकि कमाया तो है नहीं, यहाँ तो आपने बस एक बराबरी का दर्जा दिया है, पुराने होल्डरों के साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपने नए वाले से भी उन्होंने जितनी कमाई करी थी उतने इतने रुपए ले लिए, ताकि ये यहाँ पे इक्वलाइज हो जाए, बराबरी का हकदार हो जाए यहाँ पर सबके सब। अप्रैल में ये बात हो गई अप्रैल की। अब मई की बात करते हैं। मई में क्या हुआ है कि मई में इनकम कमाई, अब जो मई की इनकम कमाई है वो अब मई की इनकम है आपकी 34.4250। तो ठीक है, 34 आपका 34.425, और नंबर ऑफ यूनिट होल्डर कितने हैं आपके पास 306। तो आपने 0.1125 मई मंथ में भी कमा लिए। ये 0.1125 कैसे आया, देखो 34 आपने 34.425 अमाउंट आपने कमाया और आपके पास यूनिट होल्डर थे 306 लैक्स,
तो उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका मई की इनकम, सिर्फ मई की इनकम बता रहा हूँ, तो मई की इनकम आ गई आपकी 0.1125। तो गाइज आपकी अप्रैल की इनकम थी 0.0765 और मई की इनकम हो गई 0.1125। तो आपकी मई एंड में 306 यूनिट होल्डर की ये दोनों इनकम ऐड हो जाएगी कि हाँ, अभी मई तक हमने 0.1890 रुपीज कमा लिए, हमारी टोटल इनकम 57.8340 लैक्स की हो गई। अब मई के बाद क्या होता है कि मई की जैसी इनकम कमाई, आपको कुछ यूनिट होल्डर आ गए कि हाँ 3 लाख यूनिट्स बेचनी है, तो 3 लाख यूनिट्स तो आप बेचोगे ही, लेकिन 3 लाख यूनिट होल्डर ने जो कमाया है अपना पर यूनिट, वो अपना ले जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ले जाएंगे। तो 3 लाख यूनिट होल्डर ने, हर एक किसी ने 0.1890 अभी तक मई तक कमा लिए, तो 3 लाख वाले अपने 0.1890 ले जाएंगे, जो कि बैठता है आपका 0.5670 लैक्स। तो इनके जाने के बाद आपके पास कितने यूनिट होल्डर बच गए? 303 लैक्स यूनिट होल्डर बच गए, और आपकी पर यूनिट की इनकम तो वही रहेगी 0.1890, दोनों अप्रैल और मई की मिलाकर, और आपका टोटल इनकम हो गई 57.2670। अब बात करते हैं जून की। जून में आपने कितने कमाए? जून में आपने कमाए 45.4500। अब ये सिर्फ जून की कमाई है, तो ये आपके 45.4500 डिवाइड बाय 303 करूं, तो आपने एक यूनिट पे 0.15 कमाए। ये कमाए आपने जून में, और अभी आपका अप्रैल और मई की मिलाकर आपने कितने कमाए थे? 0.1890। तो पर यूनिट की कमाई आफ्टर द इनकम ऑफ जून एक्यूमुलेट होकर आपकी कितनी हो गई? 0.3390 पर यूनिट हो गई। नंबर ऑफ यूनिट होल्डर 303 हो गए, और टोटल कमाई आपकी 102.7170 लैक्स की हो गई। अब जो जून की इनकम आई उसमें से आपने कितना किया? 70% को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 70% इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो आपकी पर यूनिट की कमाई जितनी भी थी 3390, उसमें से 70% आप डिडक्ट कर दीजिए, और यहाँ टोटल इनकम जो 10.7170 थी, इसमें से भी 70% आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो अब 303 जो यूनिट होल्डर है उनकी अब पर यूनिट की कमाई 0.1017 है, और टोटल इनकम उनके पास बची हुई है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन 30.8151। अब गाइज यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे अब कोई नया यूनिट होल्डर आता है तो उसे कितने रुपए देने होंगे? उसे 0.1017 पर यूनिट एज ए डिविडेंड इक्वलाइज के रूप में देने होंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने, यूनिट होल्डर ने ये बैलेंस ये दिखा रहा है कि इतने रुपए कमाए, बाकी के भी कमाए थे लेकिन वो एज ए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। तो गाइज यहाँ पर जो पार्ट 1 है वो बस समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, अगर एक बार समझ लोगे तो ये बहुत ही आसान है, कि बहुत ही लॉजिकली ये चार्ट बनाया गया है। सो गाइज यहाँ पे हमारा पार्ट 1 भी कंप्लीट होता है, कि हमारे पास जो इनकम थी, कितनी इनकम बची और उसमें से हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 में पूछा गया कि नेट एसेट्स वैल्यू आपकी 30 जून को क्या बनेगी। तो जाहिर सी बात है, जो ओपनिंग वैल्यू थी और उसमें क्या क्या वैल्यू अप्रिशिएशन हुआ, क्या इनकम कमाई, और कितने नंबर ऑफ यूनिट होल्डर चले गए, और कितने इनकम हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो बची हुई एसेट्स वैल्यू है उसको नंबर ऑफ यूनिट होल्डर से डिवाइड कर दीजिए, आपका एनएवी पर यूनिट आ जाएगा। तो पार्ट 4 को हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। ये आपका पार्ट 4 चालू होता है, आपको एनएवी निकालनी है 30 जून की। आप सबसे पहले ओपनिंग की बात कीजिए। ओपनिंग आपकी एनएवी जो थी 300 लैक्स यूनिट्स थे आपके पास, ये रुपीज इन लैक्स है, ये सारी फिगर लैक्स में है, और एक यूनिट की कीमत 18.25 स्टार्टिंग में बिगनिंग में थी। तो आपके पास टोटल जो इनफ्लो आया वो 5625 लैक्स का इनफ्लो आया। और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे क्वेश्चन में कि आपका पोर्टफोलियो वैल्यू भी अप्रिशिएट हुआ इन 3 महीनों में। कितना हुआ? 425.47 लाख का तो आपका पोर्टफोलियो ही बढ़ गया।
तो ठीक है, आपका पोर्टफोलियो जितने का बढ़ता है समझ लीजिए आपकी इतनी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रिशिएशन हो गया 425.4700 का इंक्रीज हो गया। अच्छा जी, आपने फिर फ्रेश इशू भी किया था, और फ्रेश इशू किया था कितना, आपने 6 लैक्स, यहाँ पे मैंने रुपीस का सिंबल डाल दिया, ये 6 लैक्स यूनिट आप नए 6 लाख नए यूनिट होल्डर आपके ऐड हुए थे, और हर एक से आपने कितने रुपए चार्ज किए थे, 19.205। और ये कैसे आया था 19.205, ये आपका वर्किंग नोट नंबर, ये सॉल्यूशन नंबर 2 से आया था कि हाँ इशू प्राइस क्या रखोगे नए यूनिट होल्डर के लिए, तो वो 19.205, जिसमें आपने एंट्री लोड भी ऐड कर दिया और डिविडेंड इक्वलाइज का भी अमाउंट ऐड कर दिया, तो 19.205। और गाइज यहाँ पर आपने इनकम रिसीव करी, इनकम कितनी रिसीव करी, ये अप्रैल की इनकम है, ये मई की इनकम है, और ये आपकी जून की इनकम है। तो तीनों इनकम, क्योंकि हम 3 मंथ के बाद का निकाल रहे हैं, 30 जून का निकाल रहे हैं, तो आपने 102.825 लैक्स जो इनकम है आपकी, ये आपने ऐड कर दी। अब ये तो इनकम है, लेकिन इस इनकम में से आपने डिस्ट्रीब्यूट भी तो किया, आपने ये इनकम का 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में दिखाया था कि 71.9019 रुपीज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट 71.9019। सो गाइज यहाँ पे आपकी अब यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, और यूनिट जो आपने रीपरचेज करे, रीपरचेज का प्राइस आपका जो 18.3 लाख यूनिट आपने रीपरचेज करे थे, 18.564 कैसे आया था, ये वर्किंग नोट नंबर आपके 3 से आया था, ये रहा आपका, ये आपका 18.564, इसमें एग्जिस्ट लोड लेस होता है, लेकिन डिविडेंड इक्वलाइज आपका यहाँ पे ऐड होता है, चाहे इशू हो चाहे परचेज हो, आपका डिविडेंड इक्वलाइज आपका ऐड होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमारा यूनिट परचेज जितना भी था इतना अमाउंट हमारे से हमारा चला गया 555.692, और इनकम डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। उसके बाद जो हमारे पास बचा वो आपका नेट एसेट्स वैल्यू बचा 6140.9101 का, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, 303 लैक्स के इतने यूनिट्स थे, और इतने लैक्स रुपीस आपके बचे हुए थे एसेट्स में। तो आपकी क्लोजिंग एनएवी की वैल्यू ये डिवाइड करके आ जाएगी 20.2670 पर यूनिट, जो कि ओपनिंग में कितनी थी, 18.750। सो गाइस यहाँ पे पार्ट नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट होता है। सो गाइज ये क्वेश्चन मैं कहूँ तो बहुत अच्छा है, और जिसमें जो पहला पार्ट है वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से और अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अगर आप पहले पार्ट को समझ जाते हैं तो दूसरे तीसरे और चौथे पार्ट को निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो गाइज इसे एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं दोस्तों। फाइव पोर्टफोलियो एक्सपीरियंस द फॉलोइंग रिजल्ट ड्यूरिंग अ 7 ईयर में कुछ 5 पोर्टफोलियो का रिजल्ट दिया हुआ है। पोर्टफोलियो ए बी सी डी ई के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि एवरेज एनुअल रिटर्न जो है पोर्टफोलियो का, एवरेज एनुअल रिटर्न वो 19%, 15%, 15%, 17.5%, 17.1% है। जबकि इन्हीं का रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करी जाए तो 2.5, 2.8 टू 1.8, एंड फॉर द कोरिलेशन विद द मार्केट रिटर्न क्या है, पोर्टफोलियो का कोरिलेशन मार्केट के साथ क्या है, 0.840, 0.540, 0.975, 0.750, 0.600। अब मार्केट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है गाइस वो 1.2 दे रखा है, और मार्केट रिटर्न आपकी 14% है, जबकि रिस्क फ्री रिटर्न कितनी है आपकी 9% है। अब रैंक द पोर्टफोलियो यूजिंग, पोर्टफोलियो का रैंक करना है आपको, ठीक है गाइस, और शार्प मेथड से करना है आपको, ट्रेन्योर मेथड से करना है, और जैसन अल्फा के मेथड से आपको रैंक देनी है। अब रैंक तो देनी है यहाँ पर, बट क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे गाइस तो यहाँ पे ये जो पोर्टफोलियो दिया ना ए बी सी, इसको आप सिक्योरिटी ए बी सी मान लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे 5 तरीके की आप सिक्योरिटी मानते हैं, और उन सिक्योरिटी का एवरेज रिटर्न, उन सिक्योरिटी का आपका स्टैंडर्ड एविएशन, और उस सिक्योरिटी का मार्केट के साथ क्या को रिलेशन है, और फिर मार्केट का स्टैंडर्ड एविएशन, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
सबसे पहले शार्प रेशो की बात करी गई, तो शार्प रेशो में क्या होता है, जो भी आपका एवरेज रिटर्न, याद रखना गाइस इस क्वेश्चन में एवरेज रिटर्न दे रखा है, कहीं कहीं आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न देगा, तो एवरेज रिटर्न होगा या तो फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा। तो आपका एवरेज रिटर्न हो या एक्सपेक्टेड रिटर्न हो, लेस करते हैं उससे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से और डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। अब बस यहीं पे सिक्योरिटी को अलग अलग पोर्टफोलियो का नाम दे दिया गया, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो लिखना पड़ा है, अदरवाइज यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी होता है। अब इस फार्मूले में आप ये इन्फॉर्मेशन को पुट कर दीजिए, ये 19 आ गया, रिस्क फ्री आपका 9 दे रखा है क्वेश्चन ने, और डिवाइड बाय जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये 2.5। सो गाइज इस तरीके से आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन शार्प रेशो की डायरेक्ट दी गई है, तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो अब ये आंसर आने के बाद जो शार्प रेशो जो सबसे बेस्ट है उसको रैंक दे दीजिए। जैसे 7.5 सबसे बेस्ट है, फिर इसके बाद 4.5 बेस्ट है, फिर 4.25 बेस्ट है, फिर आपका फोर्थ बेस्ट है, एंड देन आपका 3 बेस्ट है। तो इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है रैंक द पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो को जो रेशो इनका बेटर आया है उसके अकॉर्डिंग हम इसे रैंक कर देंगे। तो शार्प रेशो तो गाइस डायरेक्टली क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से हो गया। अब ट्रेन्योर रेशो की बात करते हैं, तो ट्रेन्योर रेशो और शार्प रेशो में की फॉर्मूला है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह बीटा ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो है, इसलिए हमने बीटा पोर्टफोलियो लिख दिया है, बट ये बीटा पोर्टफोलियो होल पोर्टफोलियो नहीं है, बीटा ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, तो बीटा ऑफ सिक्योरिटी ही कंसीडर करके चलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप 38 में नोटिस करोगे कि बीटा ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो बीटा ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी का आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि बीटा ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे पोर्टफोलियो को सिक्योरिटी मान के फार्मूला गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू में कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी और मार्केट। यहाँ पे पी जो है ये आपका पोर्टफोलियो है, सिक्योरिटी और मार्केट करेंगे तो आपका बीटा ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है। अब क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी का दे रखा है, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 है, ये आपका मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये आपका सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन सभी का दे रखा है, और सबका कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट भी दे रखा है, कोरिलेशन विद द पोर्ट विद द मार्केट। तो गाइज यहाँ पे हमें ये तीनों इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला पुट हो जाएंगे, और आपको कोरिलेशन भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो कोरिलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका गाइस बीटा निकल के आ जाएगा। अब इस बीटा का यूज कहाँ करेंगे हम, ट्रेनियर रेशियो का जो फॉर्मूला है इसमें ये बीटा आपका यहाँ आ जाता है डिवाइड पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पे बीटा ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है, और यहाँ पे शार्प रेशो में बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी रहता है, जहाँ जो कि यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। तो 1.75, 0.90, 0.65, 1.25 और 0.90 से डिवाइड कर देंगे, जो कि यहाँ के सॉल्यूशन के बाद आया है। तो यहाँ पे गाइस आपका रेशो निकल के आ जाएगा 5.71, 6.67, 9.23, 6.8 और 9। तो सबसे बेटर रेशियो आपकी वे 1 आ गई, ये आपकी 2 होगी, ये आपकी 3 होगी, ये आपकी 4th होगी, और ये 5th होगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा शार्प रेशो और टेनरे रेशो निकालने में कोई भी एज सच डिफिकल्टीज नहीं आई। अब जेसन अल्फा की बात करते हैं कि हाँ जेसन अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि शार्प ट्रेनर तो बहुत सारे क्वेश्चन में करते हैं। तो गाइस जेसन अल्फा का मैंने पोर्टफोलियो चैप्टर में बताया था कि आपका जो भी रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी होता है उसमें से जो भी आप एक्सपेक्टेड रिटर्न, गाइस यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न हो या एवरेज रिटर्न हो, ये बात मानना दोनों ही सेम होते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ किसका, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी का। तो क्वेश्चन में क्या हमें रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी क्वेश्चन ने दिया है, ये आप सिक्योरिटी मान के चलिए। तो यहाँ पे एवरेज रिटर्न तो दिया हुआ है, लेकिन रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी नहीं दिया हुआ है। आपको एवरेज रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी दे रखी है, बट रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी नहीं दे रखी है, और एवरेज रिटर्न तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये आपको एवरेज रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी नहीं दे रखी। तो इसके लिए गाइज आप रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पे ये कैप मॉडल का फार्मूला यूज कर सकते हो। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी की जगह इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने पी लिख रखा है पोर्टफोलियो। इस कल्टू में क्या होता है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस में बीटा ऑफ सिक्योरिटी ब्रैकेट स्टार्ट रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न।
अब यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपका 9% है, बीटा आपका 1.75 यहाँ से आ गया है, और रिस्क फ्री मार्केट रिटर्न आपका 14% था, रिस्क फ्री आपका 9% था, तो दोनों का गैप क्या होता है 5। तो 5 तो हमने सभी जगह यूज़ कर लिया, रिस्क फ्री 9 भी यूज़ कर लिया। ये बीटा जो है, ये सारा का सारा बीटा यहाँ से ये बीटा उठा के हमने यहाँ पोस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपका रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी आ गया, और उसको अगर हम एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिडक्ट कर दे तो आपका जेसन अल्फा आ जाता है। तो एवरेज रिटर्न क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 19, 19, 15, 15, 17.5 और 17.10। ये मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। ये आपको एवरेज रिटर्न दे रखा है और आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया था। तो ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ये आपका 17.5, 13.50, ये सारा का सारा नीचे से यह मैंने रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी उठा के यहाँ रख दिया। अब दोनों का जो गैप है गाइस, ये इन दोनों का गैप आपका आ गया 1.25, 1.50, 2.75, 2.25 एंड 3.65। तो गाइस इसको भी रैंक देना है तो आप इसको भी रैंक इजीली कर सकते हैं। जो सबसे हाईएस्ट है आपको वो 1 दे दीजिए, ये आपका थर्ड आ जाएगा, ये आपका सेकंड में आ जाएगा, ये आपका फोर्थ में आएगा, और ये आपका फिफ्थ में आएगा। तो गाइज यहाँ पर आप जेसन अल्फा में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी लेस एक्सपेक्टेड रिटर्न या एवरेज रिटर्न होता है। अब ये रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी की जगह इस पूरे क्वेश्चन में आपको पोर्टफोलियो यूज करना है, क्योंकि सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन की जगह यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटीज यूज करना है आपको इन प्लेस ऑफ पोर्टफोलियो की। हाँ, ये 5 सिक्योरिटी दे रखी है, तब जाके ये क्वेश्चन आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अदरवाइज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, और हम पोर्टफोलियो हमेशा पूरे के कॉम्बिनेशन को समझते हैं, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज पूरा क्वेश्चन आपका फॉर्मूले बेस पे है। यहाँ पे बीटा नहीं दिया था तो बीटा निकाल के यूज कर लिया, और यहाँ पे रिटर्न नहीं दी थी तो हमने एवरेज रिटर्न दे रखी थी, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो नहीं दे रखी थी, और रिटर्न ऑफ द ईच सिक्योरिटी नहीं दे रखी थी, तो रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी निकाल ली और उसको एवरेज रिटर्न ऑफ द ईच सिक्योरिटी से डिडक्ट कर दिया, या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द ईच सिक्योरिटी से डिडक्ट कर दिया। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 38 अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल था, खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं गाइज। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर 2 म्यूचुअल फंड, देखो 2 म्यूचुअल फंड है, एक डी लिमिटेड दूसरा के लिमिटेड, ईच हैविंग क्लोज्ड एंडेड इक्विटी स्कीम्स, दोनों की क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम्स में है दोनों। एनएवी एज ऑन 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 को करे ऑफ इक्विटी स्कीम ऑफ डी लिमिटेड। डी लिमिटेड की जो एनएवी है वो है नेट एसेट वैल्यू, वो है 70.71, कंसिस्ट 99% तो इसमें इक्विटी है, और रिमेनिंग कैश बैलेंस जो है वो आपका रिमेनिंग कैश बैलेंस है। और बात करें डेट द के लिमिटेड की, तो उसकी एनएवी जो है वो 62.50 की है, और कंसिस्ट 96% उसमें इक्विटी है, बाकी का कैश बैलेंस है। फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है, अदर इंफॉर्मेशन दी गई क्वेश्चन में, जैसे कि अगर मैं इक्विटी स्कीम की बात करूं तो डी लिमिटेड और के लिमिटेड है, जिसमें शार्प रेशो आपका 2 है और 3.3 है, ट्रेनियर रेशो आपका 15-15 है, और स्टैंडर्ड एविएशन की बात करें डी लिमिटेड की तो 11.25 एंड 5 है। अब फर्दर इंफॉर्मेशन में है, देयर इज नो चेंज इन द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं हुआ है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 मंथ। नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं। एनुअल एवरेज कॉस्ट है ₹3 पर यूनिट फॉर द स्कीम ऑफ बोथ द म्यूचुअल फंड। आपका एनुअली सालाना खर्चा हो जाता है ₹3 का एक यूनिट पे। तो आपका गाइस एक मंथ का खर्चा कितना होगा, 0.25 पर मंथ ऑन 1 यूनिट, और यहाँ पे एक एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू ₹70, 1.71 और इसकी ₹62.50 है। उसमें भी कंपोनेंट है, इसके अंदर इक्विटी का कंपोनेंट जो है वो 99% है, और बाकी का जो 1% कंपोनेंट है कैश का है, और इसके अंदर
96% इक्विटी का कंपोनेंट है, बाकी का जो कंपोनेंट है कैश का है। हाँ, अमाउंट नहीं पता कि एग्जैक्टली इक्विटी का जो अमाउंट होता है कि हाँ इतने ने कितने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कितना एसेट्स। हाँ, लेकिन इससे हमें रेशो निकाल सकते हैं कि हाँ इक्विटी और कैश का क्या रेशो है। बाकी के 0.25 हर मंथ खर्चा होता है, साल का 3 रुपए एक यूनिट पे खर्चा हो जाता है। इफ शेयर मार्केट गोज डाउन बाय 5% विद इन अ मंथ, एक महीने में शेयर मार्केट 5% से गिर जाती है। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनएवी। अब बताइए नई एनएवी क्या होगी आफ्टर अ मंथ, उस 5% के गिरने के बाद, फॉर द स्कीम ऑफ बोथ, दोनों म्यूचुअल फंड में, डी लिमिटेड में भी और के लिमिटेड में भी। For calculation, consider 12 month in a year and ignore the number of days for the particular month. सो गाइज इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा है कि एनएवी आपको दे रखी है और एक महीने के बाद आपका जो म्यूचुअल फंड है दोनों की मार्केट 5% से गिर जाती है, तो आपका नेक्स्ट एनएवी एक महीने के बाद कितना होगा। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहले तो आपको कंपैरिजन करने के लिए कहीं ना कहीं बीटा की जरूरत होगी, और बीटा से भी पहले आपको आपको ये जो कंपोनेंट है इसे तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर इक्विटी का कंपोनेंट है और कैश का कंपोनेंट है। कैश का कंपोनेंट तो मार्केट गिरने से कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं, कैश तो उतने का उतना ही रहता है। हाँ, मार्केट के गिरने से इक्विटी की वैल्यू गिर जाती है, तो मार्केट के गिरने से इक्विटी की वैल्यू कितनी गिरेगी उस लिए हमें पहले बीटा निकालना होगा दोनों कंपनी का। बीटा निकल जाएगा तो मार्केट जितने से गिरी है उसके कॉरेस्पॉन्डेंटली इक्विटी भी इतने से गिर जाएगी, तो इक्विटी की क्या वैल्यू रह जाएगी और जो कैश की वैल्यू बची है वो दोनों का ऐड कर देंगे, एनएवी निकल के सामने आ जाएगी। इसे करते हैं गाइस, आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो आप इस प्राइस को डिकम्पोज कर दीजिए कि इसमें इक्विटी का पार्ट कितना है और कैश का पार्ट कितना है। तो आपका 70 रुपीज है, ये 62 रुपीज है, ये 99% इक्विटी है, दैट मीन्स 70 रुपये इसमें इक्विटी के पार्ट के होंगे, 0.71 आपका कैश कंपोनेंट होगा, और इस एक यूनिट में 60 रुपये इक्विटी का पार्ट होगा और 2 रुपये 50 पैसे आपका कैश कंपोनेंट का पार्ट होगा। अब गाइस दोनों लिमिटेड का, डी लिमिटेड और के लिमिटेड, या बीच में ये डी म्यूचुअल फंड लिमिटेड है और के म्यूचुअल फंड लिमिटेड है, मैं डायरेक्ट डी लिमिटेड और के लिमिटेड कह रहा हूँ क्वेश्चन में। अब आपको बीटा निकालना, बीटा डी लिमिटेड का निकालना है, के लिमिटेड का निकालना है, क्योंकि दोनों के इक्विटी का इम्पैक्ट जानना है। तो बीटा आप गाइस देखिए, एक लॉजिक यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए शार्प रेशो का फार्मूला है, ट्रेनियर रेशो का फार्मूला है। अब दोनों में से किस फॉर्मूले में आपका बीटा होता है? तो टेनोर का जो फॉर्मूला होता है उसमें कहीं ना कहीं बीटा होता है, तो आपको टेनोर रेशो दे रखा है, इसकी इंफॉर्मेशन यूज करके बीटा निकाल सकते हो। बट कुछ इन्फॉर्मेशन टेन्योर में दे रखी है, कुछ इन्फॉर्मेशन शार्प में दे रखी है, तो पहले शार्प से कुछ इन्फॉर्मेशन टेन्योर के लिए निकाल लेते हैं और फिर टेन्योर से आप बीटा निकाल लेते हैं। आइए सॉल्यूशन में समझते हैं। देखो गाइस, डी लिमिटेड का शार्प रेशो का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। अब गाइस यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी का आपको दे रखा है 11.25, शार्प रेशो 2 दे रखा है, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 22.5 आ जाएगा। अब टेन्योर रेशो का फार्मूला लगाओ, ये होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन में बीटा ऑफ डी लिमिटेड। अब बीटा आपको डी लिमिटेड का तो निकालना है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न लेस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डी लिमिटेड का कितना निकाला था आपने? 22.5, वो यहाँ पे टेन्योर में पुट कर दीजिए। ये बड़ा ही अच्छा लॉजिक यूज किया है सॉल्यूशन में। तो यहाँ से आपका बीटा निकल कर आ जाएगा, बीटा ऑफ डी लिमिटेड का आ जाएगा 1.50। ऐसे ही आप के लिमिटेड का भी निकाल लीजिए, एक्सपेक्टेड रेशो एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी के लिमिटेड का कितना है गाइस? 5 दे रखा है यहाँ पे, तो 5 का यूज करेंगे, और रेशो कितनी दे रखी है यहाँ पे? 3.33। तो ये आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न आपका 16.50। अब टेनर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ये 15 दे रखा है, ये 16.50 डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया। बीटा और बीटा यहाँ पर के लिमिटेड का डी लिख दिया, ये के लिमिटेड होगा आपका बीटा। बीटा के लिमिटेड का आपका कितना निकल जाएगा गाइस? 1.10। तो आपका डी लिमिटेड का भी बीटा आ गया, के लिमिटेड का भी बीटा आ गया। अब आपको इक्विटी के कितने प्रोपोर्शन पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। देखो मार्केट डी लिमिटेड में 5% से डाउन हुई थी, के लिमिटेड में भी 5% से डाउन हुई थी, तो बीटा कितना है डी लिमिटेड का? 1.5, के लिमिटेड का कितना? 1.10। तो जब मार्केट 5% से गिरेगी तो इक्विटी आपका 7.5% से गिरेगा,
क्योंकि बीटा इस कंपनी का कितना 1.50, जब मार्केट 5% से चढ़ेगी तो इक्विटी भी 5% से चढ़ेगा। ठीक है गाइस, बीटा का ये इसका ऐसा अलाइनमेंट होती है। तो ये आपका 7.5% आ गया और ये आपका कितना आ जाएगा, ये 5.50 आ जाएगा, क्योंकि मार्केट 5% से गिरी तो के लिमिटेड की मार्केट 5.50% से गिरेगी। ठीक है गाइज, ये तो आ गया आपका कि इक्विटी इक्विटी आपका डाउन हो जाएगा 7.50 से और के लिमिटेड का इक्विटी डाउन हो जाएगा 5.50 से। अब गाइज इसमें ये चीज आप यहाँ कर देख लो। देखो 70 इक्विटी पोर्शन था, 60 इक्विटी पोर्शन था के लिमिटेड के लिए और 70 इक्विटी पोर्शन था डी लिमिटेड के लिए। इसमें से कितना गिर जाएगा, 7.5% गिर जाएगा तो बचेगा 64.75 और के लिमिटेड के लिए आपका डी लिमिटेड है और ये आपका के लिमिटेड है। तो गाइज इसमें आपका ये 5.5% से गिरेगा तो 56.70 बचेगा। अब बात कर लेते हैं कैश की। हालांकि कैश का पे मार्केट का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कैश तो जितना कंपनी के पास है उतना ही रहता है और कैश की वैल्यू भी फ्लक्चुएट नहीं होती। बट क्वेश्चन ने एक इंफॉर्मेशन दी थी और एक लाइन ऐसे ये इन्होंने लिख दी थी कि सालाना इनका 3 रुपए एक यूनिट पे खर्च होता है, कैश का कॉस्ट 3 रुपए सालाना खर्च होता है। लेकिन ये तो हम एक महीने का इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो मंथली इनका 2.5 पर यूनिट का खर्चा है, 0.25 पर यूनिट का खर्चा है मंथली, सालाना 3 रुपए होता है। तो गाइज यहाँ पे आप कैश जो इनका है वो अभी तो 0.71 है और 2.50 है, बट इसमें से आपका 0.25 आपका 3 रुपए डिवाइड बाय 12 करोगे और ईच कंपनी का खर्च होता है तो 0.25 पर रुपीज यहाँ पे भी एक महीने में खर्च हो गया होगा, 0.25 रुपीज यहाँ पे भी एक यूनिट पे खर्च हो गया होगा। ये एक यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो उस एक यूनिट की कैश की वैल्यू एक महीने बाद 0.46 हो जाएगी और यहाँ पे 2.25 हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे हमें इक्विटी का भी प्रोपोर्शन पता चल गया कि एक महीने बाद 64.75 रहेगी और कैश वैल्यू 0.46 रहेगी। तो टोटल एनएवी की बात करूं आफ्टर 1 मंथ 65.21 हो जाएगी और के लिमिटेड की कॉरेस्पॉन्डेंटली 58.95 हो जाएगी। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 39 कहूँ तो बहुत ही अच्छे लॉजिक से सॉल्व किया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 39 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं गाइज। ANP प्लान अ हेज फंड, ANP क्या कर रही है, प्लान अ हेज फंड करेंटली हैज एसेट्स ऑफ ₹20 करोड़। इसके पास अभी करेंटली कितने रुपए के एसेट्स है, 20 करोड़ रुपए के हैं। CAX द मैनेजर ऑफ द फंड, CAX क्या है, मैनेजर ऑफ द फंड है, चार्ज फी ऑफ 0.10% ऑफ पोर्टफोलियो एसेट्स, फिक्स फीस चार्ज करते हैं और 0.10% की फिक्स फीस चार्ज करते हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू ही चार्ज इंसेंटिव भी मिलता है उन्हें। कितने परसेंट का मिलता है इंसेंटिव, 2% का मिलता है। और इंसेंटिव किसके बेस पे दिया जाता है, द इंसेंटिव विल बी लिंक्ड टू ग्रॉस रिटर्न ईच ईयर, जो भी ग्रॉस रिटर्न ईच ईयर इन एक्सिस ऑफ द पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू सिंस द इंसेप्शन। इस लाइन का मतलब आपको जानना होगा, इसी लाइन का मेन मीनिंग है। ये कह रहा है कि जो भी आपका एक्सिस ऑफ द पोर्टफोलियो वैल्यू सिंस द इंसेप्शन, जब से ये पोर्टफोलियो चालू हुआ है और उसके बाद जो वैल्यू हुई है आज तक की, उसके अलावा अगर कोई भी एक्सिस रिटर्न होता है तो उसमें हम 2% का इंसेंटिव देंगे। और इंसेप्शन से अभी तक पोर्टफोलियो कितना हो गया है, तो लिखा हुआ है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंड achieved so far since the inception of the fund 1.5 year ago was 21 करोड़। मतलब आपका जो फंड है वो 21 करोड़ का हो गया 1.5 ईयर के बाद। और 21 करोड़ के ऊपर जितना भी रिटर्न ये कमाएगी ये फंड, उसका 2% मिस्टर एक्स को दे दिया जाएगा। तो गाइज ये पोर्शन, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द पेबल टू एक्स इफ द रिटर्न ऑफ द फंड दिस ईयर वाज
29%, 4.5% एंड माइनस का 1.8%। तो हम 29% का केस ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो गाइस फिक्स फीस कितनी लिखी है, 20 करोड़ पे आपका 0.10% की फीस मिल जाएगी। 2 लाख रुपए तो मिस्टर एक्स के फिक्स है ही है। अब न्यू फंड की वैल्यू कितनी होती है, देखो आपका 20 करोड़ का फंड है और 29% का रिटर्न देगा, तो 1.29 कह दूं तो फंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25.8 करोड़ की फंड की वैल्यू हो जाएगी। और इस इंसेप्शन से आज तक फंड की वैल्यू कितनी थी 1.5 साल के बाद, 21 करोड़। तो फंड की एक्सिस वैल्यू कितनी होगी, 4.8 करोड़। और इंसेंटिव कितना मिल जाएगा मिस्टर एक्स को, 4.8 करोड़ पे आपका 2% का इंसेंटिव मिल जाएगा, डेट इज 9,60,000। तो 29% के रिटर्न पे मिस्टर एक्स को 11,60,000 की फीस मिल जाएगी। एक बार दोबारा समझा देता हूँ गाइस। देखो गाइस, आप सिंपल ये समझो कि 0.10% तो उसकी फिक्स फीस है 20 करोड़ पे, और फंड की वैल्यू आज तक 21 करोड़ हो गई, और 21 करोड़ से ऊपर की अगर फंड की वैल्यू जाती है तो जितना भी एक्सेस जाएगा उसका 2% मिस्टर एक्स को मिल जाएगा। अब रिटर्न, फंड का रिटर्न, अगर फंड ने 29% रिटर्न करा तो फंड की तो वैल्यू होगी 25.80 करोड़। और अभी तक कितनी बढ़कर आई थी फंड, 21 करोड़ तक बढ़ के आई थी। उसके बाद एक्स ने इसे 25.80 करोड़ तक ले गया, एक तरीके से ऐसे समझ लो। तो 4.80 करोड़ के एक्सिस इनकम दी, जिसपे मिस्टर एक्स को 2% का जो भी एक्सेस है उस पर इंसेंटिव मिलेगा, वो है 9,60,000। तो मिस्टर एक्स की टोटल फीस हो जाएगी 11,60,000। अब गाइस बात करते हैं, अगर वो फंड 4.5% ही कमाता है तो, अगर रिटर्न 4.5% की रहती है तो फिक्स फीस तो उसकी 2 लाख रुपए है ही। न्यू फंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, वो 4.5% होगा 1.04 टाइम्स। अगर 20 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फंड आपका 20.90 करोड़ का ही हुआ, जबकि मिस्टर एक्स को आफ्टर 1.5 ईयर बाद जो मिस्टर एक्स को फंड मिला था वो 21 करोड़ का तो हाईएस्ट था ही। तो यहाँ पे इंसेंटिव कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो रिटर्न आया वो नेगेटिव में आ गया 0.10 करोड़, तो इंसेंटिव कुछ नहीं मिलेगा। तो टोटल फीस गाइस 2 लाख ही रहेगी मिस्टर एक्स की। और सी की बात करें तो सी में कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटर्न ही आपकी क्या थी, क्वेश्चन रिटर्न ही आपका नेगेटिव में था। अगर आपके रिटर्न ही नेगेटिव में है तो सीधा का सीधा उसे 2 लाख रुपए की फीस दे देंगे, इसके अलावा कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सो गाइज यहाँ पे ए पोर्शन, बी पोर्शन और सी पोर्शन बहुत ही सिंपल था। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। बस आपको ये समझना है कि 20 करोड़ का 10% फिक्स था, और 21 करोड़ की वैल्यू तो जब से फंड स्टार्ट हुआ था आज तक 21 करोड़ की तो थी। अगर रिटर्न 29% का होता है तो 21 करोड़ के ऊपर जाएगा तो इंसेंटिव मिल जाएगा। अब 4.5 परसेंट का ही रिटर्न होता है तो 21 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगा। और अगर रिटर्न ही नेगेटिव है तो उस केस में तो सीधा डायरेक्ट फीस 2 लाख, 2 लाख की डायरेक्ट फीस दे दो। और ये जो रिटर्न है ये आपका जो फेस वैल्यू ऑफ द फंड है 20 करोड़, उस पर निकालना होगा, ये बात याद रखना गाइस। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 41 कैलकुलेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। मिसिस सुनिधि इज वर्किंग विद एन एमएनसीज एट मुंबई, एमएनसीज में काम करती है। सी इज वेल वर्सेड विद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टेक्निक, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टेक्निक लगाने में बहुत स्मार्ट है। एंड वांट्स टू टेस्ट वन ऑफ द टेक्निक, एक टेक्निक टेस्ट करना चाहती है ऑन इक्विटी फंड। She has construct and compare the gain or loss from the technique with those from a passive buy and hold strategy से फिर उसे कंपैरिजन करेगी कि उसकी स्ट्रेटजी सही रही या फिर जो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी होती है वो बेस्ट रही। द फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी, जो फंड है उसमें इक्विटी होगा ओनली, एंड द एंडिंग एनएवी ऑफ द फंड इज constructed for the last 10 months are गिवन बिलो। अब इस लास्ट 10 मंथ में 10 मंथ में जो एनएवी है, ये एनएवी की वैल्यू दी गई है, हर एक 10 मंथ की दी गई है, दिसंबर से लेके सितंबर तक, लास्ट 10 मंथ की।
एज्यूम सुनिधि हैज इन्वेस्ट अ नोशनल अमाउंट, एक नोशनल अमाउंट उसने एज्यूम कर लिया है 2 लाख रुपए इक्वली इन द इक्विटी फंड एंड द कंस्ट्रक्टिव पोर्टफोलियो, मतलब इन द बॉन्ड इन द बिगनिंग ऑफ द दिसंबर। जबकि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी में क्या होता, द फंड कंसिस्ट ओनली इक्विटी, तो आप बाय एंड होल्ड में सिर्फ इक्विटी खरीदते हैं। सो बाय एंड होल्ड में आप इक्विटी खरीद के होल्ड कर लो और एट द एंड जो एनएवी की वैल्यू आई है इससे कंपैरिजन कर लो। लेकिन यहाँ पे सुनिधि की जो हैज इन्वेस्टेड, तो उसने 2 लाख रुपए का नोशनल अमाउंट इक्वली कुछ तो इक्विटी फंड में डाल दिया और कुछ बॉन्ड में डाल दिया इन द बिगनिंग ऑफ द दिसंबर एंड द टोटल पोर्टफोलियो वाज रीबैलेंस्ड। जो पोर्टफोलियो किसका बना है, बॉन्ड और इक्विटी का, उसको रीबैलेंस करते हैं। कब करते हैं, ईच टाइम द एनएवी ऑफ द फंड इंक्रीज बाय 15%। जैसे ही एनएवी की वैल्यू 15% से बढ़ती है या 15% से कम होती है, सुनिधि अपना इन्वेस्टमेंट को रीबैलेंस कर लेती है उस दिन के मार्केट वैल्यू एनएवी के अनुसार। और इसी लाइन के अकॉर्डिंग आपको ये पूरी कैलकुलेशन करनी है, इसी लाइन पे बेस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रीबैलेंस कैसे किया जाता है वो देखना पड़ेगा। You are required to determine the value of the portfolio of each level of NAV following the constant ratio। आपको each level पे पोर्टफोलियो की वैल्यू निकालनी है और इस तरीके से आपके ये 10 NAV दे रखी है तो 10 NAV पे आपको वैल्यू निकालनी है और जहां 15% से ज्यादा आ जाए या कम आ जाए NAV हो जाए, वहां पे आपको अपना टोटल पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, इक्वल करना है। सो गाइस अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन से हमें ज़्यादा और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। कांस्टेंट रेशियो प्लान करते हैं। देखो, उसने सुनिधि ने 1 लाख रुपए तो आपके बॉन्ड में लगा दिए और 1 लाख रुपए इक्विटी में लगा दिए। ठीक है गाइस, अब 1 लाख रुपए जो इसने इक्विटी में लगाए हैं उस समय एनएवी कितनी थी गाइस, एनएवी थी 40 की, तो उसको 2,500 रुपए के यूनिट मिल गए होंगे, 2,500 यूनिट मिल गए होंगे और टोटल वैल्यू ऑफ द उसके फंड की वैल्यू टोटल 2 लाख रुपए हो गई। अब दिसंबर के बाद जैसे ही जनवरी आती है एनएवी हो जाता है 25। अब एनएवी 25 होगा तो आपके पास 2,500 के यूनिट है, तो 2,500 इंटू में 25, आपके जो इक्विटी की वैल्यू है वो तो 62,500 हो जाएगी और बॉन्ड में ऐसा कोई चेंज आएगा नहीं, बॉन्ड तो 1 लाख रुपए का रहेगा। तो गाइज ये आपके टोटल जो फंड है, जहाँ कल तक 2 लाख रुपए थे लास्ट मंथ तक, अब कितने के फंड हो गए, 1,62,500 के। अब देखो आपकी एनएवी देखनी है, 40% से अगर 15% तक गिरती तो 34 होती, लेकिन ये तो 25 तक गिर गई। तो जब बियॉन्ड 15% चला गया तो जैसे ही 15% से ऊपर जाता है आपको क्या करना पड़ता है, रीबैलेंस। अब आपका आपका पोर्टफोलियो का बैलेंस कितना है, सॉरी गाइस, 1,62,500, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 81,250, 81,250। आपने क्या किया, 1,62,500 जो आपका टोटल वैल्यू ऑफ द फंड है उसको रीबैलेंस कर दिया दोनों में। अब इसको 81,250 बनाना है और इसको भी 81,250 बनाना है। अब गाइस देखिए, आपके पास जो बॉन्ड है वो 1 लाख के हैं, लेकिन अभी आपको 81,250 का बनाना है, तो आपके पास जो बॉन्ड बचे एक्स्ट्रा 18,750 के, वो बेचने पड़ेंगे आपको। और ये 18,750 के बॉन्ड बेच के आप 18,750 यहाँ पे 18,750 के इक्विटी खरीदोगे, ताकि आपका जो एग्रेसिव इक्विटी की वैल्यू है वो 81,250 आ जाए। तो 18,750 जो आपके पास कैश आया, उस दिन का मार्केट रेशियो प्राइस क्या चल रहा है एनएवी का, 25। तो आपको इससे 25 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 750 यूनिट। आपको 750 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से खरीदने होंगे, तो आपके इक्विटी की वैल्यू 81,250 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने गाइस रीबैलेंसिंग कर दिया, 1,62,550 को। आपके टोटल फंड की वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन हाँ आपके बॉन्ड का अमाउंट कुछ इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। तो आपने जैसे ही 750 एक्स्ट्रा यूनिट खरीदे, आपके टोटल यूनिट 3,250, 3,250 टोटल यूनिट हो गए। अब जनवरी के बाद फरवरी में आते हैं। जैसे ही फरवरी में आए, आपके आपके जो यूनिट है 3,250। अब 3,250 यूनिट और एक की एनएवी कितनी हो गई, अब हो गई 36। तो आपके
इक्विटी की वैल्यू हो गई 1,17,000 और आपका बॉन्ड तो 81,250 का है ही, तो टोटल आपकी वैल्यू होगी फंड की 198,250। अब गाइस यहाँ पे देखिए आप 25 रुपये एनएवी थी, अगर 15% बढ़ती तो ये 28 रुपये तक जाती, लेकिन ये 36 हो गई। डेट में इसकी जैसे ही आपका एनएवी 15 रुपये से बढ़ता है या गिरता है, आपको फंड रीबैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे 198,250 को रीबैलेंस करना होगा, तो आपका 198,250 डिवाइड बाई 2 आपका आ जाएगा। ये बॉन्ड की वैल्यू को अब बढ़ाकर आपको 99,125 करना होगा और आपको इक्विटी की वैल्यू गिराकर 99,125 करना होगा। सो गाइज अब यहाँ पे आपको बॉन्ड खरीदना है तो जाहिर सी बात है इक्विटी बेचना पड़ेगा। तो आपको 99,125 इक्विटी की वैल्यू करनी है और आपके पास वैल्यू थी 1,17,000। तो आपको इक्विटी जो बेचनी है वो 17,885 की बेचनी है, ताकि 17,885 आपके पास आ जाए और आपके बॉन्ड की वैल्यू 99,125 हो जाए। तो 17,875 की इक्विटी की वैल्यू है और आपकी मार्केट का प्राइस चल रहा है 36, तो आप कितने यूनिट सेल करोगे? 496.53 यूनिट्स हमें सेल करने होंगे 36 रुपए के हिसाब से। सो गाइस जैसे ही 496.53 यूनिट बेचूंगा 3,250 में से, तो हमारे पास यूनिट रह जाएंगे 2,753.47 और मेरे फंड की बॉन्ड की वैल्यू 99,125 हो जाएगी, क्योंकि मैं बॉन्ड उतने की खरीद लूंगा और यहाँ पे मेरे इक्विटी की वैल्यू 99,125 हो जाएगी। इक्विटी की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डेंटली गिर जाएगी। या तो इसमें से खरीद के इसमें करना है, इसमें से खरीद के इसमें करना है, और जिसके अकॉर्डिंग मेरा नंबर ऑफ यूनिट चेंज होता रहेगा मेरे फंड की वैल्यू, तो मैं रीबैलेंस करके फंड की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब गाइस 36 से वैल्यू कितनी हो जाती है? 32। तो 32 पे आपका 32 का प्राइस है और आपके पास जो नंबर ऑफ इक्विटी से शेयर है अभी वो 2,753.47 है, और इसको मैं अगर 32 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे इक्विटी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 88,111। अब 88,111.04 मेरे इक्विटी की वैल्यू है, बॉन्ड की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी आपकी 99,125। तो टोटल फंड की वैल्यू हो गई 187,236.04। अब गाइस आपका 36 है, 36 अगर 15% गिरता तो 30 हो जाता है ये, लेकिन ये 32 है। तो एज एज इस सिचुएशन पे मुझे फंड को रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही एनएवी आपका मार्च के बाद अप्रैल में आता है तो ये 38 हो जाता है। तो मेरे पास 2753 जो यूनिट है, अगर उनकी वैल्यू 38 से करूं तो मेरे पास इक्विटी की वैल्यू 1,04,631.86 हो जाएगी और मेरे बॉन्ड की वैल्यू 99,125 रहेगी। तो मेरा टोटल फंड जो है वो 2,03,756.86 का फंड हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर क्या है कि यहाँ 32 है, अब 32 में अगर मैं 15% ऐड करूँ तो वो 36 तक होना चाहिए, लेकिन ये तो 38 हो गया। डैट मीन्स कि मुझे अपना फंड दोबारा रीबैलेंस करना है। तो 2,03,756 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1,01,878.43 मेरे बॉन्ड की वैल्यू होनी चाहिए और इक्विटी की वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मुझे बॉन्ड खरीदना होगा और यहाँ पे मुझे इक्विटी सेल करना होगा। तो मुझे कितना बॉन्ड खरीदना है? 101,878.43 लेस 99,125। सो गाइस मेरे को 2,753.43 के बॉन्ड खरीदने हैं, तो मुझे इक्विटी सेल करनी होगी। इक्विटी सेल करने के लिए एनएवी क्या है? 38। तो 38 पे अगर मैं सेल करूंगा तो मैं 72.46 यूनिट अपने पास, जो मेरे पास यूनिट है उसमें से 72.46 यूनिट बेच दूंगा और जो पैसे आएंगे उससे बॉन्ड खरीद लूंगा। तो मेरा फंड जो है वो रीबैलेंस हो गया और मेरा टोटल फंड पे कोई भी ऐसा एज सच इम्पैक्ट नहीं आया। अब 38 के बाद वैल्यू हो जाती है गाइस 37। अब 38 के बाद जो 37 वैल्यू होती है, सो आपके फंड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि 2681.01 आपके पास नंबर ऑफ यूनिट है और एक की कीमत 37 रुपीज है। तो आपके
इक्विटी के फंड की वैल्यू 197.37 हो जाएगी, और आपका ये जो फंड है बॉन्ड का ये तो सेम ही रहेगा। तो आपका टोटल फंड जो है वो 2,03,000 की जगह 2,01,075.87 का हो जाएगा। अब बात करूँ 42 की भी, तो ये आपका 15% से ज़्यादा का फैक्ट नहीं कर रहा। तो आपकी इक्विटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपका बॉन्ड की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो टोटल वैल्यू भी आपकी इतनी रहेगी, नंबर ऑफ द इक्विटी आपके भी इतने रहेंगे, और टोटल जो फंड की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि इक्विटी की वैल्यू चेंज हो गई। 42 के बाद 43 की बात करता हूँ, तो ये भी 15% से नहीं बढ़ा है, बट आपके इक्विटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इक्विटी की वैल्यू बढ़ गई, बॉन्ड की वैल्यू सेम है, बट आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके फंड की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर जो है वो अभी भी 2681.01 रहेंगे। अब 43 के बाद 50 होता है। अब देखो गाइस, 43 में अगर मैं 15% ऐड करूं तो वो 49 होता है। दैट मीन्स कि ये 50 हो गया, 15% के बियॉन्ड चला गया। तो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ कि मेरे पास 2681.01 नंबर ऑफ द शेयर्स हैं, जिसपे हर एक की कीमत 50 रुपए के हिसाब से 134,050.50 इतनी मेरे इक्विटी की वैल्यू हो गई, और मेरे बॉन्ड की वैल्यू तो कॉन्स्टेंटली 1,01,878.50 आ ही रही है। तो मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ द फंड 2,35,929 हो गई। बट गाइज मुझे यहाँ पर अपने फंड को रीबैलेंस करना है, तो इसे 2 से डिवाइड करूंगा, तो इसकी वैल्यू अब 1,17,964.50 और इसकी भी सेम वैल्यू हो गई। गाइज अब यहाँ पर मुझे 1,01,000 से 1,17,964.50 पे अगर मुझे लाना है, तो 1,01,878.50 लेस करूंगा मैं इसमें से 1,17,964.50। जो गैप आया है 16,000 के बॉन्ड खरीदने हैं मुझे, तो 16,086 रुपये के बॉन्ड खरीदने हैं, तो मुझे आपको 16,086 रुपये की इक्विटी बेचने पड़ेंगे, और वो इक्विटी मुझे 50 रुपये के हिसाब से बेचने पड़ेंगे। तो मेरा नंबर ऑफ यूनिट 321.72 यूनिट्स मुझे बेचने पड़ेंगे एग्जैक्टली, जिससे कि 16,000 रुपये आ पाए, और मेरे बॉन्ड की वैल्यू 1,17,964.50 हो जाए, और यहाँ से उतना ही अमाउंट इक्विटी की वैल्यू से कम हो जाए, और मेरे टोटल फंड पे कोई भी एज सच इम्पैक्ट ना आए। इसके बाद गाइज मेरे पास जो नंबर ऑफ द यूनिट बचे वो 2,359.29 बचे, और बॉन्ड की कीमत कितनी, इक्विटी शेयर्स की कीमत कितनी हो गई 52। तो आज मेरे इक्विटी की वैल्यू 1,22,683.08 हो गई, और बॉन्ड की वैल्यू तो मेरी सेम आएगी 1,17,964.50। तो टोटल फंड की वैल्यू आज 2,40,647.58 हो गई, और मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट है 2,359.29। सो गाइज यहाँ पे जो सुनिधा जी ने मैकेनिकल स्ट्रेटजी वैल्यू लगाई थी, उससे, हालांकि ये सब नॉशनल है, ऐसा एक्चुअल में परफॉर्मेंस नहीं हुई, सो उससे जो वैल्यू आई वो 2,40,647.58 की आई। अगर ये 2 लाख रुपए के अगर वो यूनिट खरीदते, तो उस टाइम 2 लाख रुपए के 40 रुपए के हिसाब से 5,000 यूनिट आते। ये जो 5,000 यूनिट है, इसके लिए भी मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन कैसे आया, कि आपके पास 2 लाख रुपए थे, और उस समय जो एनएवी थी वो 40 रुपए की थी, तो आपके 5,000 यूनिट्स निकल आए, और इस 5,000 यूनिट्स को आपने क्या करा, बाय करा और होल्ड करके रख लिया लॉन्ग टर्म के लिए। अब दिसंबर में आके आपने ये सितंबर में आके आपने देखा कि एक इक्विटी यूनिट की वैल्यू 52 हो गई है, तो मैं 52 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी 2,60,000 वैल्यू हो गई, जबकि मैकेनिकल स्ट्रेटजी कितनी थी 2,40,647.58। तो गाइज इन दोनों में से जो बेटर स्ट्रेटजी है, हम यहाँ पे कंक्लूजन भी दे सकते हैं, हैंस बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी इज बेटर एज कम्पेयर टू मैकेनिकल स्ट्रेटजी वैल्यू, जो कि 2,40,647, इसमें सिर्फ 2,40,000 की वैल्यू हुई, और इसमें 2,60,000 की वैल्यू हो गई बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर मैं 41 की बात करूँ, तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही काम है कि अगर आपकी एनएवी
15% से बढ़ती है या घटती है तो आपको अपने फंड को रीबैलेंस करना होगा। रीबैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, पहले तो फंड को 2 से डिवाइड करना होता है, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंटली जिसमें कमी होती है उसकी कमी को दूसरे को बेचकर करना पड़ता है। जैसे इक्विटी में फंड में कमी है तो बॉन्ड को बेचकर उसके फंड को और यूनिट खरीदे जाते हैं, और अगर बॉन्ड की वैल्यू में कमी है तो इक्विटी के कॉरेस्पॉन्डेंटली शेयर को उस टाइम के एनएवी से बेचकर जो पैसे आते हैं वो बॉन्ड उसमें खरीद लिया जाता है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 एक ही लॉजिक पे आपका क्रैक हो जाएगा, उसके बाद आप इसकी एक प्रैक्टिस कर लेना। सो ये आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से हमारे म्यूचुअल फंड के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस मैनुअल का। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के लेक्चर के क्वेश्चन मैं टाइमली कंप्लीट कर दूंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।